Hello everyone and welcome back to these sessions on strategic financial management. Friends, in this class of strategic financial management, we are continuing with the topic derivatives. This is the 8th lecture on derivatives. Now, as a part of this class, we are going to discuss a very important concept that will be titled as concept number 31, and that is Black and Scholes model. So let me remind you, under the topic derivatives, within the segment of options, when we are talking about option valuation, Black and Scholes model is one of the option valuations model. Now, objective of this video is to basically convey complete understanding of Black and Scholes model, but in Hindi language. So, if you are looking for the English version of this video, do not please continue with this video. You may just click the link given in the description and you would find a complete video on the same concept given in complete English. So, in that case, just stop this video and go ahead with the suggested video. और जो लोग हिंदी में मेरे साथ इस ऑप्शन वैल्यूएशन का ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल सीखना चाहते हैं, वो बिल्कुल सही जगह पर हैं, यहीं पर बने रहें बेटा। और हमारा ऑब्जेक्टिव है ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल को हम क्रैक करेंगे आज इस क्लास में। तो ऑप्शन वैल्यूएशन में आपने ट्रेडिशनल मॉडल सीख रखे हैं। मैं आपको याद दिला दूं जो पिछली क्लासेस में आपने सीखा हुआ है, पोर्टफोलियो रेप्लिकेशन मॉडल, रिस्क न्यूट्रल मॉडल, बाइनोमियल मॉडल। दोस्तों, आज तक हमने कोई भी फॉर्मूला ऐसे ही पढ़कर अप्लाई नहीं किया। हमने हमेशा उस फॉर्मूला की जड़ को पूरी तरह से समझकर एनालाइज किया है, यानी हमने एक रूट से पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन सीखा हुआ है। बट ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल एक इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल है कि इसका 100% लॉजिकल डिराइवेशन मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन है, नेचुरल लॉगरिदम्स का एप्लीकेशन है और उसके साथ साथ दूसरे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल डेरिवेशंस। तो आप यदि चाहते हैं कि आपको ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल के एक एक कंटेंट का, आपको एक एक फैक्टर का कंप्लीट लॉजिकल एनालिसिस मिले, तो मैंने क्या किया है, एक और वीडियो इसी वीडियो के साथ लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पर, जहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अगेन इन कंप्लीट हिंदी, जहां पर आपको फॉर्मूला के डेराइवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो बेटा, फॉर्मूला का 100% डेराइवेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। इनफैक्ट बहुत लोग जो ये कहते हैं कि हम ब्लैक एंड स्कोल्स का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाते हैं, दैट इज़ अ मिथ, क्योंकि ये किसी ने किया हुआ नहीं है। आपको गूगल में सर्च करने पर बहुत सारे पेजेस मिलेंगे जहाँ पर ब्लैक एंड स्कोल्स के मॉडल का पूरा डिराइवेशन है, बट वो डिराइवेशन आपके समझ से बाहर है। तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि जितनी लॉजिकल क्लैरिटी हम यहाँ पर क्रैक कर दें वो करेंगे। तो बेटा, ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल का एप्लीकेशन आपसे बनना चाहिए। एक स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो एग्जाम में ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल का जो क्वेश्चन आता है, ये जनरली 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और आपको यहाँ पर ऐसी कोशिश करनी है कि इतनी क्लैरिटी से आप इसे समझ लें कि विद इन मैक्सिमम 8 मिनट्स आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो बेटा, ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल में जैसे कि मैंने बताया, नेचुरल लॉगरिदम का एप्लीकेशन है। अब ये नेचुरल लॉगरिदम का बेस मैंने आपको एक वीडियो में दिया हुआ है। उसी वीडियो में, उसी एक्सप्लेनेटरी वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन यहाँ पर बताया हुआ है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेस है, जो सिंपल लॉजिक है, वो मैंने उस एक्सप्लेनेटरी वीडियो में दिया हुआ है। मैंने बहुत सारे टेबल वैल्यूज़ का रेफरेंस दिया है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल लॉग टेबल रेफर करना पड़ेगा। आपको e रेस टू आर टी एंड e रेस टू माइनस आर टी का वैल्यू भी टेबल के थ्रू रेफर करना पड़ेगा, z टेबल का एप्लीकेशन आएगा। बट मैंने उस एक्सप्लेनेटरी वीडियो में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टेबल रेफरेंसेस को
ऑर्डिनरी कैलकुलेटर में किस तरह आप फाइंड कर सकते हैं वो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो बेटा इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप यदि कंप्लीटली एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से समझना चाहते हैं तो आपको उस दूसरे वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको एग्जाम के साथ साथ आपको अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करके चलना है, तो आप डेफिनेटली उस वीडियो का रेफरेंस इग्नोर नहीं करेंगे, आप उसे ज़रूर देखेंगे। तो बेटा ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल में सबसे पहले तो लाइक ऑल अदर ट्रेडिशनल मॉडल्स, ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल का जो बेसिक टारगेट रहेगा दैट विल बी टू फाइंड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। यानी ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल भी दूसरे ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल की तरह इसी तरह डिजाइन किया हुआ है कि आप इससे वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन फाइंड करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेज पर जब आपको वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन फाइंड करना हो तब आप यहां पर भी उसी पुट कॉल पैरिटी इक्वेशन का यूज करेंगे जो आपने पहले सीखी हुई है। तो पुट कॉल पैरिटी थियरी जो आपने सीखी हुई है, वहां क्या सीखा है आपने? कभी भी किसी ऑप्शन का वैल्यूएशन, पर्टिकुलरली पुट ऑप्शन का वैल्यूएशन आपको करना हो तो पहले जिस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का वैल्यू आपको फाइंड करना हो, उसी स्ट्राइक प्राइस वाला जो कॉल ऑप्शन होगा पहले आप उसका वैल्यू फाइंड करो और उस कॉल ऑप्शन के वैल्यू के थ्रू आप डिराइव कर लो पुट ऑप्शन का वैल्यू थ्रू पुट कॉल पैरिटी इक्वेशन। तो यहां पर भी बेटा वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन जो हम फाइंड करेंगे अंडर ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल, यहां पर भी एप्लीकेशन ऑफ पुट कॉल पैरिटी आएगा। तो बेटा मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको यहां पर ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल के जो बेसिक इक्वेशंस और फॉर्मूला है मैं आपको वो लिखवा देता हूं और एक बार आप उसे लिख लें, फिर हम आगे की अंडरस्टैंडिंग और आगे का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पहले कुछ लिखने का काम कर लें। आप स्क्रीन पर ध्यान देंगे, ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल में जो सबसे पहली प्राइमरी इक्वेशन आएगी VC, दैट इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। उसके बाद पुट कॉल पैरिटी के एप्लीकेशन से जो इक्वेशन आएगी दैट इज VP, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। ये जो सेकेंड इक्वेशन आपको दिख रही VP वाली इक्वेशन, दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ पुट कॉल पैरिटी। और इसके बाद दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स D1 एंड D2 का जो कैलकुलेशन होगा इन फॉर्मूलाज के थ्रू होगा। और मैं आपको फिर से बता दूं, इन फॉर्मूलाज का लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जितना पॉसिबल हो सके मैंने उस एक्सप्लेनेटरी वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ है। अब आप यहां ध्यान से देखें तो हमें दो इक्वेशन दिख रही है। एक इक्वेशन है VC मतलब वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। तो ये वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन की ये जो इक्वेशन है आप ध्यान से देखें तो ये प्योरली ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल का एप्लीकेशन है। दूसरी इक्वेशन पर आए VP, दैट इज वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। तो बेटा जरा रिकॉल करो, ये पूरी इक्वेशन में कोई नई बात नहीं है, दिस इज सिंपली एप्लीकेशन ऑफ पुट कॉल पैरिटी थियरी। हमने पुट कॉल पैरिटी थियरी में क्या सीखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन कैसे फाइंड किया जाएगा। पहले आप उसी स्ट्राइक प्राइस पर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन फाइंड कर लो, उसमें ऐड कर लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस और वहां से माइनस कर दो करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, जिसको हम S0 कहते हैं। तो ये क्या है? दिस इज प्योरली एप्लीकेशन ऑफ पुट कॉल पैरिटी थियरी। दैट मीन्स आपको इन चार अलग अलग इक्वेशंस में इस इक्वेशन सेकेंड वाली इक्वेशन के बारे में तो ऑलरेडी लॉजिकली सारी बातें मालूम है, ये हमने पहले सीख लिया है अंडर द हेडिंग पुट कॉल पैरिटी। अब ये जो इक्वेशन है, जो मेन इक्वेशन है ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल का, इसको हम थोड़ी देर में डिटेल में समझते हैं। और ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं D1 एंड D2, इनका ये जो फॉर्मूला दिख रहा है बेटा, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है जहां पर हर एक कंपोनेंट को डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। जितना हो सके मैंने वहां पर इस फॉर्मूला का लॉजिक समझाया हुआ है। ये लॉजिक आपको समझने में इंटरेस्ट हो तो उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे, और आपको इंटरेस्ट ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम में आपसे वो सब कोई नहीं पूछने वाला। मैंने इसलिए वो वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, आपको उसे देखना हो तो आप डेफिनेटली देखकर जितना लॉजिक क्लियर कर सकते हैं वो आप करने की कोशिश करेंगे। अब चलिए
ये जो पहली इक्वेशन है VC, मैं इसे समझा दूं। सबसे पहले VC इज स्टैंडिंग फॉर व्हाट? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। अब बेटा एक सिंपल लॉजिक लगाइए, हमने जब से ऑप्शन सीखना शुरू किया है, एक कॉल ऑप्शन आखिर कब एक्सरसाइज किया जाता है? जब मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो। और ऐसा क्यों किया जाता है यह भी आपने सीखा हुआ है। आपने क्या सीखा हुआ है? कॉल ऑप्शन बेसिकली कन्वेज अ राइट टू बाय। ठीक है, अब आप किसी शेयर को बाय करने का जो राइट रख रहे हो जिस प्राइस पर, वो है एक्सरसाइज प्राइस। सपोज एक्सरसाइज प्राइस है ₹300 और प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस है 280, तो आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज क्यों करेंगे? क्योंकि आपको शेयर जो है वो मार्केट में मिल रहा है एट 280, whereas you have a right to buy it for 300। आप अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो बेटा कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए इन द मनी कब आता है? व्हेन मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। एंड दैट इज वाई हमने हमेशा कंक्लूड किया हुआ है कि कॉल ऑप्शन सिर्फ तब एक्सरसाइज किया जाएगा जब मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो। अब उस कॉल ऑप्शन का जो पे ऑफ है, कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है, वो कैसे आती है? तो इट इज सिंपली कंप्यूटेड बाय टेकिंग डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस। यानी कॉल ऑप्शन जब भी एक्सरसाइज हो रहा हो तो हम उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं? MP माइनस EP। तो बेटा यहां पर जो हम ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल का जो प्राइमरी इक्वेशन है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन वाला, यहां पर अपियर होने वाला पहला इक्वेशन, आप उस इक्वेशन पर फोकस करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग इन डिटेल्स ओवर हियर। तो जो पहली इक्वेशन है, प्राइमरी इक्वेशन ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल की, VC इक्वल्स टू S0 इंटू N ऑफ D1 माइनस E इंटू E रेज टू माइनस RT इंटू N ऑफ D2। अब ये पूरी इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली फंडामेंटल बात ये जो भी हमने डिस्कस की, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन व्हेन एक्सरसाइज्ड, जब एक कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है? MP माइनस EP। अब कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कब किया जाएगा? उसके मैच्योरिटी पर। तो ये जो मैच्योरिटी में होने वाला मार्केट प्राइस है और एक्सरसाइज प्राइस, इसका डिफरेंस हमें लेना है। ये प्राइमरीली वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इस तरह हम फाइंड करते हैं। अब ये जो वैल्यू आएगा बेटा, ये वैल्यू आएगा एंड ऑफ द पीरियड। हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन है तो मार्केट प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? तो होगा S0, सीधी बात है। और एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? तो E को मल्टीप्लाई कर देंगे E रेज टू माइनस RT। इन सिंपल वर्ड्स, if you want to find it in current scenario, तो S0 माइनस E इंटू E रेज टू माइनस RT। बट यहां और यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। जब यहां पर हमने MP माइनस EP लिखा, दीज वर द वैल्यूज एट एंड ऑफ द पीरियड, ये एंड ऑफ द पीरियड वैल्यूज है। और जब हम S0 माइनस E इंटू E रेज टू माइनस RT करें तो ये हमने आज के टर्म्स में वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। बट बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑप्शन आज की डेट में एक्सरसाइजेबल नहीं है। जब ऑप्शन आज की डेट में एक्सरसाइजेबल नहीं है तो हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते, हमें हर एक टर्म की इफेक्टिवनेस को कंसिडर करना होगा। क्योंकि भूलेंगे नहीं, एक कॉल ऑप्शन तभी एक्सरसाइज होगा जब मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा है। और करंट सिनेरियो में जरूरी नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि आज जो भी एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड हुआ है वो एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनकर रह जाता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ऑन दी अदर साइड, जो आज स्टॉक प्राइस है वो तो एवरी मोमेंट चेंज होता रहेगा। एज अ रिजल्ट, इस कॉल ऑप्शन के एक्सरसाइज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमें कंसिडर करना होगा। तो बेटा S0 एंड E इंटू E रेज टू माइनस RT, इन दोनों टर्म्स में उनकी इफेक्टिवनेस को कंसिडर करने के लिए हम प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो S0 माइनस E इंटू E रेज टू माइनस RT ये अपनी जगह एज इट इज। अब ये दोनों टर्म्स में हम प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं
और उन्हीं प्रोबेबिलिटीज को हम कह रहे हैं n ऑफ d1 एंड n ऑफ d2। अब ये n ऑफ d1 क्या है? तो ये आप ऐसा समझ लो कि किसी कॉल ऑप्शन के एक्सरसाइज होने की प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है और S0 के इफेक्टिवनेस की प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, यानी S0 इतना हो जाए कि वो E से ज्यादा हो एंड तब हम जाकर इस कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। तो n ऑफ d1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ S0 बीइंग इफेक्टिव। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको प्रिकॉशन की तरह यहां समझनी है, n ऑफ d1 एंड n ऑफ d2, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज को कभी भी आप सम अप करके 1 से इक्वेट मत करना, क्योंकि हमने बाइनोमियल मॉडल में जब प्रोबेबिलिटी सीखी थी तो वो किस तरह की प्रोबेबिलिटीज थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयर प्राइस मूविंग अप एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयर प्राइस मूविंग डाउन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयर प्राइस मूविंग अप जो x होता था, तो हम ये बता देते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयर प्राइस कमिंग डाउन विल बी 1 माइनस x, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयर प्राइस मूविंग अप एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयर प्राइस मूविंग डाउन, ये दोनों का एग्रीगेट हमेशा 1 होगा, क्योंकि ये ओवरऑल प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करता है। यहां पर n ऑफ d1 एंड n ऑफ d2 को आप ऐड करके 1 से इक्वेट करने की गलती कभी मत करना, क्योंकि दोनों अलग अलग फैक्टर्स की प्रोबेबिलिटीज हैं। तो n ऑफ d1 जो है वो S0 के इफेक्टिवनेस की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, और जो n ऑफ d2 है, जो सेकेंड वाला टर्म है प्रोबेबिलिटी का, n ऑफ d2 बता रहा है कि कॉल ऑप्शन जब इन द मनी हो तो उसे एक्सरसाइज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। एज अ रिजल्ट आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का ये जो प्राइमरीली इक्वेशन बनाया गया है, ये MP माइनस EP यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, और मैंने बताया आपको बेटा कि ये जितना भी हम लॉजिकली इसे समझ सकते हैं हमने उससे समझने की कोशिश की है। और एक बात आपको बता दूं, मैथमेटिकली इस इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप डिराइव किया हुआ है। आप कभी गूगल में सर्च करें और आप ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल के डिराइवेशन के बारे में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, बट बेटा वो आपके समझ के बाहर की बात है, इसलिए मैंने जितना यहां पर लॉजिक क्रैक किया जा सकता था मैंने आपको करके बताया। अब हमने इन सभी फॉर्मूलाज और इक्वेशंस में बहुत सारे वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं, चलिए इन्हें डिफाइन कर दें। VP is value of put option, VC is value of call option, LN stands for natural log। ये natural log का क्या implication है ये मैंने उस explanatory वीडियो में बताया हुआ है। S0 present market price of the share, E is exercise price, T is time remaining for maturity in years। तो ध्यान रखेंगे कभी कभी ऑप्शन का जो ड्यूरेशन देगा कि ऑप्शन विल मैच्योर इन 3 months टाइम, तो आप T को 3 नहीं लिखेंगे, 3/12 लिखेंगे, क्योंकि टाइम हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। R इज द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात कह दूं बेटा, जितने भी ऑप्शन वैल्यूएशन के क्वेश्चंस आपने आज से पहले सॉल्व किए थे दूसरे सारे मॉडल्स के, वहां पर कंपाउंडिंग का बेस एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डेली, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग कुछ भी हो सकता था। ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल में कंपल्सरीली कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन होगा, कंपल्सरीली, यानी ये क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा, ये इंप्लाइड है कि आप कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग ही अप्लाई करेंगे। एंड सिग्मा स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शेयर प्राइस। ये पूरे साल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाता है, इसीलिए हम फॉर्मूला एप्लीकेशन करते समय स्टैंडर्ड डेविएशन को टाइम के बेस पर एडजस्ट करते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि जो D1 का फॉर्मूला है उसमें डिनोमिनेटर में सिग्मा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी आता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। और स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टाइम क्यों किया जाता है टाइम एडजस्टमेंट के लिए, ये भी मैंने उस एक्सप्लेनेटरी वीडियो में बताया हुआ है। n इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। अब ये n का एप्लीकेशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटीज किस तरह फाइंड की जाएगी, n ऑफ d1 एंड n ऑफ d2 किस तरह फाइंड किया जाएगा, ये हम
इसी लेक्चर में सीखने वाले हैं। अब ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल का एप्लीकेशन हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे एंड जो दो क्वेश्चंस मैं आपके सामने अभी सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 84 एंड 85, आराम से धीरे धीरे एक एक बात को समझते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल के, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पर हम आते हैं। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दिया हुआ है ₹415। A 3-month call option is available at an exercise price of ₹400. The continuously compounded risk-free interest rate is 5% per annum. Volatility यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर प्राइस दिया हुआ है 0.22 यानी कि 22%. यूजिंग ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। तो बेटा हमें दोनों ही ऑप्शंस का वैल्यू पूछा गया है। अब आप कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फॉर्मूलाज और इक्वेशंस लिख देने और सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर देने हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। ये काम हम पहले कर लेंगे और ये कंपल्सरीली करना होगा व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, इसको स्किप नहीं करेंगे बेटा। तो ये वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का इक्वेशन, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन का इक्वेशन, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन का इक्वेशन हम लिख रहे हैं दिस इज प्योरली रिफ्लेक्शन ऑफ पुट कॉल पैरिटी थियरी। तो पुट कॉल पैरिटी इसी एप्लीकेशन को ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल में भी कंसिडर किया गया है फॉर वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। अब ये जो दो इंटरमीडिएरी वेरिएबल्स हैं D1 एंड D2, इनका फॉर्मूला ये भी आप लिख लेंगे। और अब आप देखते हैं कि इन इक्वेशंस और फॉर्मूलाज में जो हमने बहुत सारे वेरिएबल्स यूज किए हुए, हमें इन सारे वेरिएबल्स की डेफिनेशन भी लिखनी होगी। पहले आप स्क्रीन पर अपीयर होने वाले इन इक्वेशंस को नोट कर लें एंड दिस इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपने ये फॉर्मूला और इक्वेशंस लिख लिए हैं और इसके बाद का काम भी हमें ध्यान से करना होगा। सारे वेरिएबल्स को डिफाइन करना है और सारे वेरिएबल्स को डिफाइन करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो S0 जब हम लिखेंगे कि ये है प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, तो हम उसकी वैल्यू भी लिख रहे हैं 415। E इज द एक्सरसाइज प्राइस जो दिया हुआ है 400। T इज टाइम रिमेनिंग फॉर मेच्योरिटी, ये हमें ईयर्स में एक्सप्रेस करना है। सो इसलिए 3 मंथ्स क्वेश्चन में दिया है, हम इसे लिखेंगे 3/12 ईयर्स या 0.25 ईयर। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, ये हमें दिया हुआ है 5% और यही है वेरिएबल R। सिग्मा स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर प्राइस जो 0.22 या 22% दिया हुआ है। बेटा एक इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, जब भी आप ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल अप्लाई कर रहे हैं तो कभी भी 5% को गलती से 5 नहीं लिखना, इसे 0.05 लिखा जाएगा, दैट इज इन एब्सोल्यूट फॉर्म। उसी प्रकार कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन को 22% जो दिया हुआ है 22 मत लिख देना, उसे हमेशा 0.22 ऐसा लिखा जाएगा, दैट इज इन एब्सोल्यूट फॉर्म। क्वेश्चन आपको चाहे कुछ भी इन्फॉर्म करता हो, आपको सारे वेरिएबल्स पर्टिकुलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही एब्सोल्यूट फॉर्म में बताने के हैं। एंड n क्या है? क्यूमुलेटिव एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। तो बेटा मैं n का बहुत डिटेल में आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करूंगा, बट पहले आप इन सारे वेरिएबल्स की डेफिनेशंस को लिख लो। तो चलिए यहां से आगे बढ़ें और सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्लाई करते हुए हम ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल का पूरा एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में दिए हुए एग्जाम्पल पर करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप ऑब्वियसली होगा कि हम D1 की वैल्यू फाइंड कर लें। तो D1 का फॉर्मूला ये आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर इसे समझना ज़रूरी है और ख़ासकर ये समझना है कि इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है D1 का फॉर्मूला, आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो ये जो है पहला टर्म, इट इज़ ln ऑफ S0/E। ln stands for natural log
यानी कि नेचुरल लॉगरिदम ऑफ S0 बाय ई। अब बेटा ये S0 बाय ई ये एक फैक्टर है, और ये फैक्टर कैसे हुआ और नेचुरल लॉग क्यों अप्लाई किया जा रहा है इस पर, ये लॉजिक मैंने समझाया हुआ है उस ऑल्टरनेट वीडियो में, जो अलग वीडियो मैंने रखा हुआ है। आपको ये जानना हो कि हम ln ऑफ S0 बाय ई क्यों ले रहे हैं, ये मैंने वहां पर समझाया हुआ है। ये सेकेंड टर्म जो है ना, सेकेंड टर्म, आप देखिए क्या हो रहा है। हमने सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस कंसिडर किया है। वेरिएंस को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो या वेरिएंस को 2 से डिवाइड कर दो, दोनों ही केस में वी आर ट्राइंग टू टेक हाफ ऑफ द वेरिएंस। तो हाफ ऑफ द वेरिएंस ऐड किया जा रहा है किसमें, आर में। आर क्या है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, और आपने इस रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट में हाफ ऑफ द वेरिएंस ऐड कर दिया और फिर टाइम से मल्टीप्लाई किया है। डिनोमिनेटर में सिग्मा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी। सिग्मा जो होता है दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर प्राइस ओवर 1 ईयर। हम यहां पर टाइम का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और टाइम का एडजस्टमेंट करने के लिए आप डायरेक्टली टी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये लॉजिक भी मैंने आपको उस एक्सप्लेनेटरी वीडियो में दिया हुआ है। तो सिग्मा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी, ये जो आप अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द टाइम बेस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा आप ध्यान से समझें, तो D1 3 टर्म से आ रहा है, टर्म नंबर 1 प्लस टर्म नंबर 2 डिवाइड बाय टर्म नंबर 3। ठीक है, अब टर्म नंबर 1 क्या है, इट इज S0 बाय ई। अब क्वेश्चन में S0 और E दोनों दिए हुए हैं, वो है 415 एंड 400। तो हम क्या करेंगे, 415 बाय 400 जो भी वैल्यू आएगी उसका नेचुरल लॉग फाइंड कर लेंगे। और नेचुरल लॉग आपको आपके कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैंने उस एक्सप्लेनेटरी वीडियो में दिया हुआ है। और आपको अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट ना करना हो तो आप नेचुरल लॉग का टेबल रेफर करके भी वैल्यू लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है। टेबल वैल्यू ना दी हो तो आपको कंपल्सरी अपने कैलकुलेटर्स का यूज करना पड़ेगा, और वो मैंने आपको उस एक्सप्लेनेटरी वीडियो में सिखाया हुआ है। अब सेकेंड टर्म पर आए, तो सेकेंड टर्म में स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.22, इसका स्क्वायर करते ही ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ द शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 0.5, यानी ये हो गया हाफ ऑफ द वेरिएंस। हाफ ऑफ द वेरिएंस विल बी एडेड टू द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो 5% दिया हुआ है, गलती से 5 नहीं लिखेंगे, यहां पर 0.05 लिखेंगे, और फिर इसे टाइम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। टाइम शुड बी एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स, दैट इज 0.25, और डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टाइम इन ईयर्स। अब बेटा इन सभी टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो D1 ये लिखा जाएगा ln ऑफ 1.04, पहला टर्म ln ऑफ 1.04। सबसे पहले आप कैलकुलेटर पे 415 डिवाइड बाय 400 करके देखें तो आपको क्या मिल रहा है। 415 डिवाइड बाय 400 ये आपको मिलता है 1.0375। अब जब आप नेचुरल लॉग का टेबल देखोगे ना बेटा, तो नेचुरल लॉग में जो वैल्यूज दी हुई हैं, बेस वैल्यूज, these values are given in 2 places after decimal, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस दी हुई हैं। तो हमने पर्पसली 415 डिवाइड बाय 400 जिसका वैल्यू आया था 1.0375, हमने राउंड ऑफ करके 1.04 कर रखा है। अब नेचुरल लॉग फाइंड किया जाएगा 1.04 का। ऑन दी अदर साइड 0.22 का जो स्क्वायर्ड वैल्यू आ रहा है और उसका हाफ करते ही ये आता है 0.0242। इसे रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट में ऐड किया जाएगा, यानी 0.05 प्लस 0.0242। इस एग्रीगेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, और डिनोमिनेटर में 0.22 स्टैंडर्ड डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। तो टाइम था 0.25 ईयर्स बिकॉज इट वाज 3 मंथ्स, तो 3/12 करेंगे 0.25 होगा। 0.25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 0.5। तो बेटा इन 3 टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है। पहली टर्म
ln ऑफ S0 बाई ई यानी नेचुरल लॉग ऑफ S0 बाई। दूसरी टर्म को समझने के लिए आप इस तरह समझना बेटा कि जो हम बोलते हैं ना e रेस टू आर टी, तो ये r मल्टीप्लाइड बाय टी, बस इतना ही है ये सेकेंड टर्म r मल्टीप्लाइड बाय टी। बट ये जो r होता है ये r होता है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। हम r को t में मल्टीप्लाई करने से पहले हम रिस्क का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और रिस्क का एडजस्टमेंट कैसे करना है ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल में, वेरिएंस जो भी होगा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर्ड वैल्यू उसका हाफ ले लेंगे और वो वैल्यू रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट में ऐड किया जाएगा टू अराइव एट अ रिस्क एडजस्टेड रेट, और तब उसे टाइम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। दैट इज बेसिकली द सेकेंड टर्म। और तीसरा टर्म क्या है मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसे भी, तो ln ऑफ 1.04 आप टेबल रेफर करें। तो बेटा आइए मैं आपको टेबल किस तरह रेफर किया जाता है वो भी समझा दूं। आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास टेबल वैल्यूज फॉर नेचुरल लॉग एंड ई रेस टू एक्स, यहां पर इस हेडिंग पर ध्यान देंगे, टेबल वैल्यूज ऑफ नेचुरल लॉग एंड ई रेस टू एक्स। हमें नेचुरल लॉग फाइंड करना है तो हमें ln ऑफ x इस पर टारगेट करना होगा, और उसके लिए जिस फैक्टर का आपको नेचुरल लॉग लेना है वो x है, तो x की वैल्यू हमें ट्रेस करनी। हमारे इस सबसे पहले रेफरेंस में 1.04 ऐसी वैल्यू थी जिसका हमें नेचुरल लॉग लेना है, तो x वाले कॉलम पे आप 1.04 ये जो दिया हुआ है आप इसके रेफरेंस में देख लें कि नेचुरल लॉग ऑफ x यानी ln ऑफ x कितना होगा जब x 1.04 हो, ये होता है 0.03922। तो ये आपको डायरेक्टली टेबल से वैल्यू मिल जाएगी 0.03922। ऑन द अदर साइड सेकेंड टर्म जब आप अप्लाई करें 0.05 प्लस 0.0242 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, ये आ जाता है 0.01855, और डिनोमिनेटर में 0.22 इंटू 0.5 हो जाएगा 0.11। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो D1 का वैल्यू आएगा 0.5252। अगेन D1 जो है D1 वो ऐसा फैक्टर है जिसके बेस पर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं। दैट मीन्स आप n ऑफ D1 फाइंड करेंगे यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो D1 है इट इज रिप्रेजेंटिंग Z वैल्यू। अब Z टेबल जो होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल होता है उसमें भी Z की जितनी भी वैल्यूज दी हुई होंगी दोज विल बी गिवन नेसेसरीली इन 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। तो जो वैल्यू आपको मिल रही है 0.5252 इसे कंपल्सरीली राउंड ऑफ किया जाएगा इन जस्ट 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, और D1 का वैल्यू मिलने के बाद आप D2 डिटरमाइन करेंगे। D2 इक्वल्स टू D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम, ये जो D1 के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर था उसकी फाइनल वैल्यू तो 0.11 आई है। तो अब हमको अलग से फिर से कैलकुलेशन करके नहीं बताना है, हम डायरेक्टली सिग्मा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी इसकी जगह पर 0.11 सब्सटीट्यूट कर देंगे, और D2 के वैल्यू के लिए D1 हमारे पास तैयार है 0.53, तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 0.53 माइनस 0.11, दैट विल बी 0.42। लेट अस मूव अहेड एंड थर्ड स्टेप पर आते हैं, डिटरमाइन n ऑफ D1। अब बेटा ये n ऑफ D1 क्या है? सबसे पहले तो ये एक प्रोबेबिलिटी है जो हम कंप्यूट करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइजेस बीइंग इफेक्टिव। अब यहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो ग्राफ है जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या बेल कर्व कहते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कर्व जो है इस कर्व के अंदर का जो एरिया है यही प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा जो एरिया होगा ओवरऑल एरिया वो 1 होगा, 1। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने यहां एक्सट्रीम वैल्यूज -4 एंड +4 रखी है, बिकॉज
इस रेंज में आपको 99.9% वैल्यूज मिल जाएंगी। वैसे थ्योरेटिकली इस ग्राफ का जो रेंज जाएगा, जो z की वैल्यू बता रहा है, वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। बट आप जब टेबल रेफर करेंगे तो 99.9% वैल्यूज इतने ही रेंज में कवर हो जाती है। मैंने इसलिए यहां पर इतना ही लिखा है। अब ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ना बेटा, इसका ओवरऑल वैल्यू होगा 1 और ये है एग्जैक्टली सेंटर, यानी 0 जो है वो सेंटर है। एंड ये जो कर्व है ना, कर्व, दिस कर्व इज सिमेट्रिक टू द सेंटर। सिमेट्रिक होने का मतलब कर्व का जो शेप और साइज 0 के लेफ्ट साइड है, वही शेप और साइज 0 के राइट साइड भी होगा। एज अ रिजल्ट ये जो पूरा एरिया है, जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 1 बता रहा है, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यानी 0 के लेफ्ट साइड 0.5 एरिया रहेगा और 0 के राइट साइड भी 0.5 एरिया रहेगा। लेट मी टेल यू सम मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ये और ये इस बेल कर्व के दोनों टेल्स बताए जाते हैं। तो ये राइट टेल हुआ और ये लेफ्ट टेल हुआ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि D1 कितना है, क्योंकि आप यहां पर डिटरमाइन करने जा रहे हैं n ऑफ D1। तो D1 कितना आया, D1 आया 0.53। अब ये D1 पॉजिटिव वैल्यू आया, मतलब 0 के लेफ्ट साइड नहीं, 0 के राइट साइड आएगा। एंड 0.53 D1 का वैल्यू है, तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा ऑफ कोर्स। अब ये जो D1 है, एज पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यही तो Z है और हमें क्या करना है, इस कर्व के अंदर का जो एरिया है वो फाइंड करना है। अब ये पूरा एरिया 1 होता है, ये आपको मालूम है। हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, तो जो D1 आपने प्लॉट किया है वहां से एक्सट्रीम लेफ्ट टेल तक का एरिया हमें प्लॉट करना है। अब सबसे पहले ये एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा, डिपेंड करता है Z टेबल पर। आपको बुक में जो मैंने Z टेबल दिया हुआ है वो किस टाइप का Z टेबल है, जहां पर एरिया दिया हुआ है फ्रॉम 0 टू Z। तो फ्रॉम 0 टू Z मतलब ये जो आपको पतली सी स्ट्रिप दिख रही है 0 से लेकर 0.53, ये जो हमने रीजन शेड किया, इसका एरिया आपको दिया हुआ है, इस स्ट्रिप का एरिया दिया हुआ है। तो बेटा ये आपके सामने आ गया Z टेबल। अब सबसे पहले तो आप Z टेबल की इस हेडिंग पर ध्यान दो। Z टेबल का जो हेडिंग दिया हुआ है, दैट इज एरिया अंडर नॉर्मल कर्व फ्रॉम 0 टू Z। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर D1 तक जो आपने मार्किंग कर रखी है उस पतली स्ट्रिप की, ये उस पतली स्ट्रिप का एरिया है। हमारे उस ग्राफ में जो Z की वैल्यू थी, दैट इज वैल्यू ऑफ D1, वो था 0.53। अब उसे कैसे रेफर किया जाता है वो भी देख लें। तो आप Z के इस कॉल्यूमिनर प्रेजेंटेशन और इस रो वाइज प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें। जब हमें चाहिए Z इक्वल्स टू 0.53 की वैल्यू, तो आप रो वाली हेडिंग में आप मार्क कर लो बेटा 0.5, और अब हमें चाहिए 0.53, तो जो कॉलम होगा वो होना चाहिए 0.03। अब 0.5 रो हेडिंग और 0.03 जो कॉलम हेडिंग है, इसका जो जंक्शन पॉइंट बनता है, इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है वो है 0.2019। यानी वो जो पतली सी स्ट्रिप दिख रही थी आपको फ्रॉम 0 टू D1, दैट इज फ्रॉम 0 टू 0.53, उस स्ट्रिप का एरिया हमें यहां मिल जाता है 0.2019। तो ये एरिया जब हम टेबल के थ्रू रेफर करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये एरिया है D1 इक्वल्स टू Z, दैट इज 0.53। ये 0.53 तो Z की वैल्यू है, तो एरिया कितना है, दैट एरिया इज गिवन एज 0.2019। बट हमें सिर्फ इस स्ट्रिप का एरिया नहीं चाहिए, हमें यहां से लेकर पूरे एक्सट्रीम लेफ्ट टेल तक का एरिया चाहिए। तो जो एडिशनल एरिया हमें कंसिडर करना है वो 0 से लेकर एक्सट्रीम लेफ्ट टेल तक, यानी कि ये जो ब्लिंक हो रहा है अभी वो वाला एरिया। अब
ये एरिया होगा 0.5। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, बिकॉज द बेल कर्व इज सिमेट्रिक टू द सेंटर, और सेंटर से एक्सट्रीम लेफ्ट टेल और सेंटर से एक्सट्रीम राइट टेल दोनों का एरिया इक्वल है, दैट इज 0.5। तो हम नेक्स्ट लाइन ये भी लिख लेंगे, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू एक्सट्रीम लेफ्ट टेल इक्वल्स टू 0.5। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये पूरा क्यूमुलेटिव एरिया है, तो 0 से लेकर z तक का एरिया इतना, और 0 से लेकर एक्सट्रीम लेफ्ट टेल तक का एरिया 0.5। तो जब हम इन दोनों का एग्रीगेट कर लें तो हमें क्यूमुलेटिव एरिया मिल जाएगा, दैट इज फ्रॉम D1 टू एक्सट्रीम लेफ्ट टेल, और ये क्यूमुलेटिव एरिया आता है 0.7019, और यही है वैल्यू n ऑफ D1 की। तो हमारा कंक्लूजन आता है n ऑफ D1 इक्वल्स टू 0.7019। आपको ये बेल कर्व और ये ग्राफ आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, बट इनिशियली स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस जब आप मेरे साथ कर रहे हैं तो आप भी इसे ड्रॉ करें, सो दैट आपको क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए कि हम कौन से एरिया को टारगेट कर रहे हैं। हम इसी तरह n ऑफ D2 का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पर चले, जहां हम n ऑफ D2 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सेम वैसे ही आप बेल कर्व ड्रॉ करेंगे, और यहां पर D2 की जो वैल्यू आई है वो भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो D2 अगेन Z रिप्रेजेंट करता है। तो आप D2 को प्लॉट कर लें, D2 है 0.42, तो अगेन 0 एंड +1 के बीच में आएगा। तो ये जो एरिया होगा 0 से लेकर D2 तक का एरिया, दैट इज 0 से लेकर 0.42 तक का एरिया, यानी कि इस स्ट्रिप का एरिया। चलिए इसे रेफर करें हमारे Z टेबल में। तो बेटा ये आपके सामने फिर से आ गया Z टेबल। यहां पर अब आपको वो एरिया फाइंड करना है जहां Z की वैल्यू है 0.42। तो जब 0.42 वैल्यू है तो आप क्या करेंगे, रो हेडिंग 0.4 ट्रेस करें और कॉलम हेडिंग 0.02, यानी आप जब इसे रीड करें तो ये हो जाना चाहिए 0.42, और अब इसके इंटरसेक्शन पर जो हमें दिख रहा है वो वैल्यू एरिया अंडर नॉर्मल कर्व फ्रॉम 0 टू 0.42 आ जाएगा, दैट इज 0.1628। और रेफर करके जो हमें दिख रहा है कि एरिया अंडर नॉर्मल कर्व फॉर D2 इक्वल्स टू Z विच इज इक्वल टू 0.42 इज गिवन एज 0.1628। बट हमारा रिक्वायर्ड एरिया सिर्फ इतना नहीं है, हमारा रिक्वायर्ड एरिया फ्रॉम D2 टू एक्सट्रीम लेफ्ट टेल है, तो हमें अलग से ये एरिया भी ऐड करना होगा, दैट इज फ्रॉम 0 टू एक्सट्रीम लेफ्ट टेल, और ये एरिया 0.5 है, ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। अब ये जो क्यूमुलेटिव एरिया है इट विल बी एग्रीगेट ऑफ 0.1628 एंड 0.5, और ये क्यूमुलेटिव एरिया आ जाता है 0.6628, और यही तो है n ऑफ D2 की वैल्यू। तो एक बार हमें n ऑफ D1 एंड n ऑफ D2 मिल जाए तो हम तैयार हैं वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन फाइंड करने के लिए, विच इज एप्लीकेशन ऑफ ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल। ये वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का इक्वेशन तो आपने लिखा हुआ है। चलिए अब सभी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दें। हमारे क्वेश्चन में S0 का वैल्यू दिया हुआ है 415, n ऑफ D1 हमने फाइंड कर लिया है 0.7019, एक्सरसाइज प्राइस जो है वो है 400, फिर e रेज टू माइनस RT, टाइम इज 3 मंथ्स, तो हम 3/12 लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.05 यानी कि 5%, तो हमें e रेज टू माइनस RT अप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय n ऑफ D2, ये n ऑफ D2 भी हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज 0.6628। तो चलिए इन सभी वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट कर दें और इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 415 इंटू 0.7019, उसके बाद इस टर्म के लिए आप क्या करेंगे 400 इंटू ई रेज टू माइनस RT। तो ये e रेज टू माइनस RT जब एक बार आप अप्लाई करें तो ये आ जाएगा e रेज टू माइनस
0.01 और उसके बाद भी कुछ वैल्यू होगी, तो आपको मैंने पहले ही कहा है कि ई के टेबल में या नेचुरल लॉग के टेबल में जो भी वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज को आपको 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल राउंड ऑफ कर देना है। तो एक बार जरा 0.05 इंटू 3/12 करें, ये होगा 0.0125, बट मैंने आपसे कहा है कि इसे राउंड ऑफ करके 0.01 लिख दिया जाएगा। तो बेटा अब हमारा यहां पर ऑब्जेक्टिव है e रेज टू माइनस 0.01 फाइंड करने का। ये कैसे आएगा? आपको e रेज टू x नहीं e रेज टू माइनस x रेफर करना है, जहां x की वैल्यू 0.01 होनी चाहिए। तो आपको e रेज टू x नहीं चाहिए, आपको चाहिए e रेज टू माइनस x, जहां x की वैल्यू 0.01 हो। तो e रेज टू माइनस 0.01 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.99005। बेटा एक प्रिकॉशन आपको यहां पर बता दूं, कभी कभी जब क्वेश्चन में ही टेबल वैल्यूज दी हुई हो, अब आपको चाहिए वैल्यू e रेज टू माइनस x यानी e रेज टू माइनस 0.01 की, और आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए e रेज टू 0.01 यानी e रेज टू पॉजिटिव 0.01, तो आप घबराना नहीं। आपको क्या करना है आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम e रेज टू माइनस x इट इज 1 अपॉन e रेज टू x। ये सब हमने डेरिवेटिव टॉपिक के पहले और दूसरे लेक्चर में सीखा हुआ है। e रेज टू माइनस x इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ e रेज टू x। तो आप 1 डिवाइड बाय 1.01005 करें तो भी आपको 0.99005 मिल जाएगा। बट हमें हमारे इस टेबल से रेफर करने पर मालूम पड़ गया कि e रेज टू माइनस 0.01 जो है दैट इज 0.99005। एंड जब नेक्स्ट लाइन पर हम इसके वैल्यूज को फाइनलाइज करते हैं तो ये आता है 415 इंटू 0.7019, ये हो जाएगा 291.29। 400 एज इट इज, और e रेज टू माइनस RT का जो वैल्यू हमें मिल रहा है दैट इज 0.99005। मैं आपको फिर से बता दूं, टेबल रेफर करने पर ये जो वैल्यू आया है इट इज द वैल्यू ऑफ e रेज टू माइनस 0.01, और ये 0.6628 हम यहां पर इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब नेक्स्ट टर्म में क्या किया जाएगा, 400 इंटू 0.99005 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 0.6628, जो भी वैल्यू आ रही है आप उसे 291.29 से सब्ट्रैक्ट कर लें और आपको वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन मिल जाएगा 28.81। इसके बाद का स्टेप तो और भी आसान है। स्टेप 6, यूजिंग पुट कॉल पैरिटी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन दैट इज वीपी। अब वीपी का जो इक्वेशन है दैट इज वैल्यू ऑफ कॉल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ध्यान रखेंगे बेटा एक बात का, ये वापस यहां पर e रेज टू माइनस RT आ गया, और जिसका वैल्यू हमने ऑलरेडी ट्रेस किया हुआ है 0.99005, तो बार बार आपको टेबल रेफर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेंगे और इसे सॉल्व करने पर VP यानी वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन आता है 9.83। अब इतने स्टेप्स होने के बाद आपका सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपने ये सब कुछ लिख लिया है। ये था सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन 85, ये क्वेश्चन आपके सामने। इस बार मैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ अलग पॉइंट जो है उसे मैं समझाना शुरू करूंगा, बट क्वेश्चन आपके सामने। आपको पहले क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिख लेना है, सारे इक्वेशंस लिख लेने, वेरिएबल्स डिफाइन कर लेने और D1 एंड D2 कैलकुलेट कर लेना है। तो चलिए पहले तो एक काम किया जाए कि हम सारे इक्वेशंस एंड फॉर्मूला लिख लें और इन सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर दें। तो इसके बाद आपको सारे वेरिएबल्स डिफाइन भी करने, दैट टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो VP is value of put option, VC is value of call option, ln is natural log,
S0 जो है दैट इज द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो 40 दिया हुआ है, E जो है वो एक्सरसाइज प्राइस है दैट इज गिवन एज 45। अब बेटा इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दोगे तो यहां पर खास ध्यान देने वाली बात है, पिछले क्वेश्चन में S0 जो था वो E से ज्यादा था, इस क्वेश्चन में E का वैल्यू S0 से ज्यादा है, दैट मीन्स S0 इज लेस देन E। T इज टाइम रिमेनिंग फॉर मेच्योरिटी, 6 मंथ का ऑप्शन दिया हुआ है, हम इस टाइम को ईयर्स में एक्सप्रेस करेंगे, सो दैट विल बी 0.5 ईयर। R स्टैंड्स फॉर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन कंटिन्यूस कंपाउंडिंग जो दिया हुआ है 10% पर एनम, एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर प्राइस जो 0.45 दिया हुआ है। N इज क्यूमुलेटिव एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। तो सबसे पहले तो D1 डिटरमाइन किया जाएगा, D1 का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वेरिएबल्स सारे डिफाइन किए हुए हैं, हमें तो सिर्फ इस फॉर्मूला में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो इस क्वेश्चन में अलग बात है वो ये है कि S0 का वैल्यू E से कम है, यानी ये वाला जो फैक्टर आएगा ये 1 से कम आएगा, और जब ये फैक्टर 1 से कम हो तो उसका नेचुरल लॉग अप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव, एंड दिस गिव्स अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ D1 वैल्यू गोइंग टू नेगेटिव। तो D1 की वैल्यू नेगेटिव जाने का पूरा चांस है। तो सबसे पहले तो 40/45 जो भी ये फैक्टर आता है इसका नेचुरल लॉग क्या होता है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने आ गया नेचुरल लॉग का टेबल। अब हमें जिस वैल्यू का नेचुरल लॉग फाइंड करना है वो है 40/45। अब कैलकुलेटर पर जब 40/45 किया जाए तो ये आ रहा है 0.88888 ऐसा रिकरिंग, और हमें तो इसे 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल राउंड ऑफ करना है, यानी ये आता है 0.89। यानी हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x दैट इज ln ऑफ x, जहां x की वैल्यू होनी चाहिए 0.89। तो आप देख लो 0.89 कहां है, ये x की वैल्यू 0.89 हो तब वहां पर ln ऑफ x आता है नेगेटिव 0.11653। मैं फिर से बोल दूं, नेगेटिव 0.11653। नेचुरल लॉग रेफर करने पर हमें मालूम पड़ता है कि 40/45 का जो नेचुरल लॉग आ रहा है दैट इज नेगेटिव 0.1165। ये सेकेंड टर्म को जब सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आता है 0.10063 और डिनोमिनेटर में आता है 0.3182। जब आप इसे सॉल्व करें तो D1 का वैल्यू जिसे 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल हमने राउंड ऑफ किया हुआ है दैट इज नेगेटिव 0.05, और ये फाइंड होते ही D2 तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। D2 का वैल्यू आएगा नेगेटिव 0.37। और अब इस क्वेश्चन में जो अलग सी बात है चलिए उसे समझते हैं। जब हम थर्ड स्टेप में आए दैट इज डिटरमाइनिंग n ऑफ D1, इस बार क्या होगा, D1 नेगेटिव आया बेटा, तो D1 की लाइन जब प्लॉट की जाएगी तो 0 के लेफ्ट साइड आएगी, और जो शेडेड रीजन होगा 0 से लेकर D1 तक का वो इस बार लेफ्ट साइड आ रहा है। और हम सबसे पहले इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया आइडेंटिफाई करें, तो टेबल देखेंगे और ये फाइंड करेंगे कि 0 से लेकर Z तक का एरिया कितना है। यहां Z की वैल्यू है नेगेटिव 0.05। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि Z टेबल में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेंगी, तो आपको करना क्या है, आपको Z टेबल में कभी गलती से आप नेगेटिव वैल्यूज ढूंढने मत बैठ जाना बेटा, आपको कभी Z टेबल में नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे ही नहीं। आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये जो बेल कर्व है इट इज सिमेट्रिक टू द सेंटर, है ना। तो 0 से लेकर 0.05 तक का जो एरिया होगा वही सेम एरिया आपको मिलेगा 0 से लेकर
नेगेटिव 0.05 तक का। तो हम टेबल से क्या करेंगे, रेफर करेंगे z का वो वैल्यू जो है 0.05 और उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। वही एरिया होगा 0 से नेगेटिव 0.05 तक का। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि हमें D1 से एक्सट्रीम लेफ्ट टेल तक का जो एरिया चाहिए, इस बार D1 0 के लेफ्ट साइड आया हुआ है और इसलिए जो D1 से लेकर एक्सट्रीम लेफ्ट टेल तक का एरिया होगा वो ऑब्वियसली 0.5 से कम होगा। तो हम n ऑफ D1 निकालते समय क्या करेंगे, 0.5 में से वो स्ट्रिप का एरिया माइनस कर दिया जाएगा और वो एरिया कौन सा होगा, जो 0 से 0.05 तक का एरिया होगा, वही एरिया होगा 0 से 0.05 नेगेटिव तक का एरिया। तो इसे लिखा कैसे जाएगा इसे भी समझ लें। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, टेबल रेफर करके 0 से 0.05 तक का जो एरिया अंडर नॉर्मल कर्व है वो फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा ये हमारे सामने फिर से आ गया z टेबल और इस बार जो हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एरिया फाइंड करना है, दैट इज फॉर z इक्वल्स टू 0.05। अब ये कैसे मिलेगा, तो सीधी सी बात है, जो रो हेडिंग आप लेंगे दैट विल बी 0.0 और कॉलम हेडिंग लेंगे 0.05। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पर जो वैल्यू दिख रही है आपको वो वैल्यू है 0.0199। तो फाइनली जो स्ट्रिप का एरिया हम ढूंढने जा रहे हैं दैट इज 0.0199। हमारी फाइंडिंग से हमें यह मालूम पड़ा कि एरिया अंडर नॉर्मल कर्व फॉर z इक्वल्स टू 0.05 इज गिवन एज 0.0199। अब ये एरिया जो हमें एक्चुअल में चाहिए फ्रॉम D1 टू एक्सट्रीम लेफ्ट टेल, ये फाइंड करने के लिए जो ओवरऑल एरिया है 0 से लेकर एक्सट्रीम लेफ्ट टेल तक का एरिया वो हमें मालूम है दैट इज 0.5। तो सिर्फ और सिर्फ ये शेडेड रीजन जो अब हमने रेड कलर से शेड किया हुआ है उसका एरिया फाइंड करना है। तो ये ऑब्वियसली 0.5 से तो कम ही होगा और ये एरिया होगा 0.5 माइनस 0.0199 दैट इज 0.4801। तो बेटा इस बात को ध्यान से समझना, ये 0 से लेकर एक्सट्रीम लेफ्ट टेल तक का एरिया है 0.5 और ये जो पतली सी ब्लू कलर की स्ट्रिप है इसका एरिया है 0.0199। तो ये D1 वैल्यू से एक्सट्रीम लेफ्ट टेल तक का जो एरिया होगा जो हमें मालूम है 0.5 से कम होगा, वो फाइनल एरिया आता है 0.4801 और n ऑफ D1 डिक्लेयर कर दिया जाएगा 0.4801। तो आप इसे नोट कर लें एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड एंड अप्लाई द सेम प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग n ऑफ D2। तो चलिए स्टेप 4 पर चलें, n ऑफ D2 फाइंड करेंगे उसी तरीके से जैसे आपने n ऑफ D1 फाइंड किया था। यहां हमें दिखता है कि D2 भी नेगेटिव आया है दैट इज नेगेटिव 0.37। सो 0 से लेकर इस नेगेटिव 0.37 तक का जो इस स्ट्रिप का एरिया है ये हम पहले फाइंड कर लें और ये फाइंड किया जाएगा टेबल देखकर। तो ये फिर से हमारे सामने आ गया z टेबल। अब यहां हमें जो वैल्यू चाहिए दैट इज z इक्वल टू 0.37। इसके लिए हमें एरिया फाइंड करना है। z इक्वल्स टू 0.37 के लिए जो रो हेडिंग आप रेफर करेंगे दैट विल बी 0.3 और जो कॉलम हेडिंग होगा वो होगा 0.07। तो इसके इंटरसेक्शन पर जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व फॉर z इक्वल्स टू 0.37 और ये एरिया आता है 0.1443। टेबल रेफर करने पर यह मालूम पड़ता है कि एरिया अंडर नॉर्मल कर्व फॉर z इक्वल्स टू 0.37 इज गिवन एज 0.1443 एंड हमें जो एरिया चाहिए वो D1 से एक्सट्रीम लेफ्ट टेल तक का एरिया चाहिए। और ये कैसे फाइंड किया जाएगा,
इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया अंडर नॉर्मल कर्व फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू एक्सट्रीम लेफ्ट टेल इज 0.5। तो जो क्यूमुलेटिव एरिया आएगा, ठीक है, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव 0.37 टू एक्सट्रीम लेफ्ट टेल, ये जो रेड कलर से शेडिंग हुआ है, इस एरिया का जो वैल्यू आता है दैट विल बी फ्रॉम 0.5 यू शुड सबट्रैक्ट 0.1443 और ये आएगा 0.3557। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट काम बचता है इस सॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, दैट विल बी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो हम मॉडल का एप्लीकेशन यहां पर कर रहे हैं। पहले वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन फाइंड किया जाएगा। अब मुझे यहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये कैलकुलेशन आपसे बन जाने चाहिए खुद से। और पुट कॉल पैरिटी थियरी यूज करते हुए आप वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन फाइंड करेंगे। और ये जो वीपी वाला इक्वेशन है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये पुट कॉल पैरिटी थियरी का एप्लीकेशन है। तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज 3.98 एंड वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन इज 6.79।